जय हिंद। बेसिक केमिस्ट्री का आज दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है। आज हम समझेंगे मोल अवधारणा। इससे पहले वाले वीडियो में हम ये समझे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है या फिर रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है। उसमें 5 नियम थे और 5 नियम को हम क्या किए हैं, अच्छे से समझे हैं। और उसमें सबसे मोस्ट जो आपका था वो था गेल-लुसाक का गैसीय आयतन का नियम, और उस पर आधारित सवाल 2-3 सवाल क्या किए थे, उसको हल किए थे। जो लोग हमारे वीडियो को ना देखे हों वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे हम उसका लिंक दे दिया है। अब चलिए हम ये समझते हैं मोल अवधारणा क्या होती है। तो देखिए, जो मोल होता है, मोल यह पदार्थ के मात्रा की इकाई होती है, पदार्थ के मात्रा की इकाई होती है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि यह पदार्थ में उपस्थित कणों की इकाई होती है। क्या? पदार्थों के कणों की इकाई होती है, कणों की इकाई होती है। जैसे अगर हम ये कहें कि हमें एक दर्जन केला चाहिए, तो एक दर्जन का मतलब होता है 12 केला। कितना? 12 केला। अगर हम ये कहें कि हमें एक कोरी अंडा चाहिए, तो एक कोरी अंडे में कितना आता है? 20 अंडा आता है, 20 अंडा। हम ये बोलें कि हमें एक सैकड़ा क्या चाहिए? आम चाहिए। तो एक सैकड़ा आम में कितने आम होते हैं? 100 आम आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जो एक दर्जन है यानी 12 के लिए क्या है? दर्जन का यूज किया जा रहा है। ये कोई संख्या है, नंबर है, और इसको किसी शब्द की सहायता से क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है। वैसे ही हमारा मोल होता है। जैसे 12 केला के लिए एक दर्जन, 20 अंडा के लिए या फिर 20 नंबर के लिए एक कोरी, 100 सैकड़ा के लिए क्या करते हैं? 100 के लिए सैकड़ा यूज करते हैं। अगर यही कोई बोले 1000 के लिए, तो हम सहस्त्र यूज करते हैं। क्या? सहस्त्र। एक सहस्त्र अंडा चाहिए यानी 1000 अंडा चाहिए। वैसे ही जो हमारा मोल होता है, अगर हम ये कह दें कि हमें 6.023 गुणे 10⁻23 अंडा चाहिए, इसका मतलब है हमें 1 मोल अंडा चाहिए। क्या चाहिए? 1 मोल अंडा चाहिए। ये जो मोल है एक प्रकार का नंबर है। मोल एक प्रकार का नंबर को बताता है, और उस जो नंबर होता है उसका मान कितना होता है? 6.023 गुणे 10⁻23 क्या होता है? ये होता है आपका मोल। अगर हम मोल की बात करें, मोल की, तो जो मोल के खोजकर्ता वो थे ओस्टवाल्ड। मोल का जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? ओस्टवाल्ड थे। और जो आपका मोल के विश्लेषणकर्ता वह थे एवोगाड्रो। देखिए, कोई कहेगा मोल किसने खोजा था, तो ओस्टवाल्ड ने मोल को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। जबकि उसका विश्लेषण कि एक मोल में क्या होने चाहिए, कितना होना चाहिए, इसके बारे में एवोगाड्रो ने बताया था। और ये जो संख्या होती है, एक मोल बराबर 6.023 × 10⁻23, ये जो संख्या होती है इसे हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर यानी एक जो एवोगाड्रो नंबर होता है वही क्या होता है? मोल की संख्या को बताता है। तो इतना क्लियर हो गया क्या कि जैसे हम ये 12 के लिए दर्जन का यूज, 20 के लिए कोरी का यूज, 100 के लिए सैकड़ा का यूज, 1000 के लिए सहस्त्र का यूज, वैसे ही हम क्या करते हैं? इतने के लिए 1 मोल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगर कोई कहेगा हमें 1 मोल कपड़ा चाहिए, 1 मोल कपड़ा का मतलब मान लेते हैं शर्ट है, 1 मोल शर्ट चाहिए, तो 1 मोल शर्ट में कितने शर्ट आएंगे? इतने शर्ट आएंगे। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ी है। देखिए, अगर हम आपसे मान लेते हैं ये कहें कि जरा इस संख्या को गिन के बताइए, इस संख्या को, तो आप कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब है।
लेकिन जरा सोचिए, अच्छा 1 अरब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ठो क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, 9 जीरो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है 10 टू पावर कितना 23 जीरो। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ी है, ये नंबर बहुत बड़ी है। इसका यूज हम क्यों करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी हम पदार्थ लेंगे, क्या लेंगे, पदार्थ, हम कोई भी पदार्थ लेंगे और उस पदार्थ की थोड़ी सी ही मात्रा ले लें, पदार्थ की बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा ले लें, थोड़ी सी मात्रा लेने पर उसमें जानते हैं उसके परमाणुओं या फिर अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा होती है। किसी भी पदार्थ की थोड़ी सी भी मात्रा ले लेने पर उसमें परमाणुओं या फिर अणुओं की संख्या इतने ज़्यादा होती है कि उसको गिनना बड़ा असंभव हो जाता है। तब उन पदार्थों में उपस्थित उन परमाणुओं या फिर अणुओं को दिखाने के लिए हम मोल शब्द का यूज करते हैं। अब ऐसे पे हम कैसे कह दें, इसमें मान लेते हैं बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु है, ये किसी कोई पदार्थ है, इसमें बहुत क्या है परमाणु है, तो कितना हम परमाणु गिनेंगे, तो सीधे सीधे कहेंगे इसमें मान लेते हैं कितना है 100 मोल है, इसमें 200 मोल है, इसमें 5 मोल है, इसमें 10 मोल है। इसका मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए 1 मोल में 6.023 गुणे 10⁻23 कण होते हैं। अभी हम कण को समझाएंगे। तो अगर मान लेते हैं उसमें कितने मोल है, 5 मोल है, तो 5 मोल में कितने होंगे, इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रहा आपका इतना 5 मोल। देखिए कोई भी पदार्थ होगा वह छोटे से कोई भी पदार्थ होगा वह परमाणुओं से मिलकर बना होगा, और जो परमाणु होता है, देखिए परमाणुओं से बनता है हमारा, परमाणु से बनता है हमारा अणु, और अणु से बनता है हमारा यौगिक, और यही होता है हमारा पदार्थ। यानी कोई भी पदार्थ होगा उसमें क्या पाया जाएगा सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होगी जनरली, लेकिन इससे भी छोटे बहुत पाए जाते हैं। परमाणु में भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो, न जाने क्या क्या तमाम चीज़ें होती हैं जो अस्थाई और अस्थाई दोनों रूप से उसमें पाए जाते हैं। तो जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं या फिर अणुओं से मिलकर बना होता है। तो इन्हीं परमाणु या अणु को हम क्या कहते हैं, कण कहते हैं। क्या कहेंगे, कण। किसकी बात कही जाएगी, कण की। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, जो 1 मोल होता है वह पदार्थ के कणों की क्या होती है, इकाई होती है, या फिर जो मोल होता है वह पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है। मोल का मतलब हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं क्या, कि जो मोल होता है, मोल किसके लिए यूज किया जाता है, तो वह पदार्थ के ढेर के लिए प्रयोग किया जाता है। पदार्थ का ढेर क्या होता है कि पदार्थ की मात्रा, उसमें जो कण है उसके बहुत सारे मात्रा हो। जैसे अभी समझाएं, आपका कोई भी पदार्थ लेंगे उसमें क्या होगा, परमाणुओं या फिर अणुओं की बहुत सारे कण पाए जाएंगे, उन सबको गिनना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए हम मोल वर्ड का यूज करते हैं, और कहते हैं कि 1 मोल में जो है इतना क्या होता है, नंबर होता है, और यही नंबर हमारा एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। अगर मोल की खोजकर्ता की बात की जाए तो ओस्टवाल्ड ने खोजा था, और इसके जो विश्लेषणकर्ता की बात की जाए तो एवोगाड्रो थे। ये हमारा क्या है, मोल। अब समझेंगे किसी भी पदार्थ का, किसी भी यौगिक का, किसी भी अणु का जो हमारा मोल होता है वो कैसे निकाला जाता है। आइए समझते हैं मोल की गणना कैसे की जाती है। देखिए जो मोल होता है आपका, मोल, उसको हम स्मॉल n से लिखते हैं। मोल निकालने का 3 तरीका है। 3 तरीका में क्या, पहला तरीका ये है कि अगर कोई तत्व होगा या फिर अणु होगा या फिर यौगिक होगा तो उसका भार दे रखेगा। क्या दे रखेगा, भार। जैसे कोई कह दे कि ये कितना है, 20 ग्राम हमारा क्या है, सोडियम है, 20 ग्राम सोडियम है, तो इसका मोल कितना होगा। तो यहाँ पे जो ये दिया है मात्रा, ये क्या है, ये इसकी मात्रा दे रखा है, 20 ग्राम जो है वह सोडियम की क्या है, मात्रा दे रखा है। तो इसका मोल निकालने का तरीका क्या होता है, पहली बात ये, जब पदार्थ का मात्रा दिया हो, पदार्थ का मात्रा दिया हो, तब हम मोल कैसे निकालते हैं। तो जो आपका मोल होता है वह होता है मोल बराबर दिया भार बटे। अब देखिए जो पदार्थ होता है वह परमाणु के रूप में भी हो सकता है और अणु के रूप में भी हो सकता है। यानी अगर तत्व है तो उसके लिए हम परमाणु यूज करेंगे। क्या,
अगर तत्व है तो उसके लिए हम परमाणु यूज करेंगे, तत्व के लिए परमाणु यूज करेंगे, मतलब परमाणु भार यूज करेंगे। और अणु या फिर यौगिक के लिए, और अणु और यौगिक के लिए हम क्या यूज करेंगे, अणुभार यूज करेंगे। अणुभार जो मोल होता है वह होता है दिया भार बटे अणुभार, इससे हम निकाल लेंगे। मोल को स्मॉल n से, दिया भार को हम मान लेते हैं W से, और अणुभार या फिर परमाणु भार इसको हम मॉलिक्यूलर वेट, जो परमाणु भार होता है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो दोनों को हम m ही दिखा रहे हैं, बस दिखाने का एक संकेत है। n बराबर W/m, सीधा सीधा याद रखेंगे क्या, अगर किसी पदार्थ की मात्रा ज्ञात है तो मोल कैसे निकाला जाता है, दिया भार बटे अणुभार। मान लेते हैं एग्जाम्पल में कहेगा क्या कि 46 ग्राम 46 ग्राम सोडियम का 46 ग्राम सोडियम में मोल की संख्या ज्ञात करिए। कितना मोल होगा, n बराबर दिया भार कितना है 46 ग्राम बटे अणुभार। अब सोडियम है क्या है, तत्व के रूप में है, तो सोडियम का यहाँ पे अणुभार नहीं लगेगा, यहाँ पे सोडियम का परमाणु भार लगेगा। तो यहाँ पे हम सोडियम का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, वह होता है 23। तो n बराबर आ जाएगा आपका 2 मोल। यानी कि ये कि जो 46 ग्राम सोडियम होता है उसमें मोलों की संख्या कितनी होती है, 2 मोल होती है। अगर यही बात करें किसी अणु की, मान लेते हैं कोई अणु है, जैसे आपका हो गया H2O, कहेगा कि 36 ग्राम H2O में मोल की संख्या में मोल ज्ञात कीजिए। 36 ग्राम H2O में मोल कितना होगा। तो अब देखिए जो H2O है यह एक क्या है, यौगिक है, और इसमें अणुभार निकलेगा। अणुभार कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 × 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो हाइड्रोजन का 2 हो गया प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 18। हमें निकालना कितने का है, 36 ग्राम का। तो हमारा सूत्र क्या कहता है, n बराबर W/m, दिया भार बटे मॉलिक्यूलर वेट। दिया भार कितना है, n बराबर दिया भार कितना है 36 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे कितना आएगा 18, काटेंगे कितना मिलेगा 2 मोल। यानी 36 ग्राम H2O का जो मोल होगी उसमें कितना होगा, 2 मोल होगा। तो ये तो समझ में आ गया। देख रहे हैं जैसे थोड़ी सी मात्रा लेने पर अब 36 ग्राम में ही कितना मिल रहा है, 2 मोल मिल रहा है। यानी 2 मोल, इस 2 मोल में कितने अणु उपस्थित होंगे, ये जो अणु है कितने अणु उपस्थित होंगे, 2 × 6.023 × 10⁻23 कण या फिर अणु उपस्थित होंगे। ये क्या अणुभार निकला है तो इसका अणु निकलेगा। अब दूसरा तरीका ये है कि जब पदार्थ के अणुओं या फिर परमाणु संख्या दिया हो, तब कैसे निकालेंगे यार, थोड़ा सा इंक नहीं है, चलिए। जब पदार्थ के अणु या फिर परमाणु संख्या दिया हो तो इसके लिए जो सूत्र होता है मोल, वह होता है दिया परमाणु संख्या बटे क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर Na। दिया परमाणु संख्या को N0 या फिर N0 कहते हैं, मोल को N, तो N बराबर N0 बटे Na। ये हो गया आपका क्या सूत्र। इसका अगर एग्जाम्पल करें हम तो मान लेते हैं एग्जाम्पल कहेगा कि 18.90 ये 18.069 इंटू 10⁻23 सोडियम परमाणु में सोडियम के मोल की संख्या क्या होगी, मोल ज्ञात करना है। कहेगा 18.069 × 10⁻23 परमाणुओं में सोडियम के कितने मोल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या, जो मोल होता है, अगर किसी पदार्थ का अणु या फिर परमाणु संख्या दिया हो तो जो मोल होता है वह कैसे निकलता है, n बराबर N0 बटे Na। N0 क्या है यार, यहाँ पे
ये जो दिया गया परमाणु है कितना है, दिया गया परमाणु या फिर अणु संख्या कितना है 18.069 बटे ये क्या होता है यार, एवोगाड्रो नंबर, इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। यही बराबर होता है 6.023 गुणे 10⁻23। इसको हम रख देंगे 6.023 गुणे 10⁻23। यहाँ पे भी 23 है, 10⁻23। इससे ये कट जाएगा, अगर इससे काटें तो ये हमारा 2 बार आएगा। कुल मिला के 2 मोल आया। कितना, 2 मोल। तो ये निकालने का तरीका है मोल। पहला तरीका जब पदार्थ का मात्रा दिया हो तब, दूसरा जब पदार्थ के अणु या फिर परमाणु संख्या दिया गया हो तब, तीसरा क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तीसरा ये कहता है कि कोई गैसीय तत्व है या फिर कोई गैसीय यौगिक है। अगर कोई गैसीय यौगिक है तो उसका आयतन दे रखेगा। जब गैसीय पदार्थ का आयतन दिया हो, जब गैसीय पदार्थ का आयतन दिया हो तब क्या होगा, जो मोल निकलता है मोल वह होता है क्या, दिया आयतन लीटर में होना चाहिए बटे क्या करेंगे 22.4 से क्या देंगे, भाग देंगे। या फिर आपको पता होना चाहिए जो 1 लीटर होता है उसमें कितने 1000 ml आते हैं। इसी को हम कह सकते हैं जो मोल होता है, मोल बराबर दिया आयतन अगर ml में है तो इसको हम कहेंगे 22,400 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जैसे है किसी सवाल में कह दिया कि मान लेते हैं 44.8 लीटर CO2 में मोल की संख्या कितनी होगी। 44.8 लीटर CO2, चूँकि जो CO2 है वह एक प्रकार का गैस है तो इतने में कहेगा कितना मोल होगा। तो मोल बराबर क्या होता है यार, मोल बराबर दिया आयतन कितना है 44.8 बटे कितने से भाग देना है 22.4। चूँकि जो दिया गया आयतन है वह लीटर में है इसलिए 22.4 से भाग दे रहे हैं। अगर यही ml में होता तो 22,400 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब यहाँ से अगर इसको काटें तो ये हमारा आएगा कितना, 2, यानी ये आंसर मिला आपका 2 मोल। 3 तरीके हैं क्या क्या। पहला तरीका ये है कि जब पदार्थ की मात्रा दिया हो तब, दूसरा तरीका ये है कि जब पदार्थ के अणु या फिर परमाणु की संख्या दिया गया हो तब, और तीसरा तरीका आपका ये है कि जब गैसीय पदार्थ का आयतन दिया गया हो तब। ये जो है कोई गैसीय पदार्थ होगा तो वहाँ से क्या होगा 22.4 वाले से क्या करेंगे हम, ये मोल निकालेंगे। ये तो था हमारा मोल निकालने का तरीका। आइए अब हम आगे समझते हैं। देखिए मोल क्या होता है इसको समझ लिए, मोल निकाला कैसे जाता है 3 तरीका था उसको समझ लिए। अब ये समझते हैं कि मोल की परिभाषा क्या होती है। मोल की जो परिभाषा होती है उसमें मतलब यह होती है कि एसटीपी पर किसी भी पदार्थ की कोई भी अवस्था हो, कंडीशन होना चाहिए एसटीपी, और पदार्थ कोई भी हो और उसकी कोई भी अवस्था, चाहे वह ठोस में हो, द्रव में हो या फिर गैस में हो, वह न्यूनतम मात्रा जिसमें उस पदार्थ के इतने कण पाए जाते हैं उसे हम 1 मोल कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम ले रहे हैं क्या, हम ले रहे हैं जल, क्या ले रहे हैं, जल H2O, और H2O का जब मात्रा लिए तो कितना लिए, मान लेते हैं 10 ग्राम लिए और 10 ग्राम में इतने कण नहीं पाए गए तो इसे हम कहेंगे 1 मोल नहीं है। यानी इसकी कम से कम मात्रा कितनी होनी चाहिए, इतना अगर हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। कितना कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। एसटीपी पर 1 मोल बराबर, एसटीपी पर 1 मोल वह बराबर होता है 6.023 गुणे 10⁻23 कण के। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, जो ये है मोल वह कणों की इकाई होती है। अब लिया गया जो कण है या फिर लिया गया पदार्थ है कैसा है इस बात पे निर्भर करता है। हम आगे लिख सकते हैं जहां आपको पता होना चाहिए क्या, ये जो होता है इसे हम एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। और ये तो था हमारा एसटीपी। आगे हम लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा कण है क्या,
कण वह क्या हो सकता है, अभी आपको बताए थे, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, etc एक्सेट्रा। तो कण की इकाई जो है या फिर जो कण है यह डिपेंड करता है लिया गया पदार्थ कैसा है। यानी हम ये कह सकते हैं नोट में कणों की प्रकृति लिए गए पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम कहें सोडियम और एक साइड लिख दें हम H2O। अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम में क्या मिलेगा, परमाणु मिलेगा। ये जो सोडियम है यह तत्व है, कैसा है, तत्व रूप में है। और जो H2O है वह कैसा है, एक अणु के रूप में है। तो इसमें जो निकलेगा वह परमाणु होगा और इसमें जो निकलेगा वह अणु होगा। क्या होगा, अणु होगा। तो वही बात लिखा गया है यहाँ पे, कणों की प्रकृति जो होती है लिए गए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यदि कण जो है तत्व है तो उसमें जो निकलेगा वह परमाणु निकलेगा, यानी उसमें उतने क्या पाए जाएंगे, इतने 6.023 गुणे 10 की पावर 23 क्या पाए जाएंगे, परमाणु पाए जाएंगे एक मोल में। कब, जब कण आपका तत्व के रूप में होगा तब। अगर यही कण अणु या फिर यौगिक के रूप में है तो उसमें इतने ही क्या पाए जाएंगे, अणु पाए जाएंगे। ये था हमारा क्या, मोल की परिभाषा। अब हम आगे यही बात समझते हैं। वैसे बोल दिए हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। देखिए जो आपका कण की प्रकृति है, कण की प्रकृति अगर उसकी बात करें, बोलेंगे यदि जो कण है वह कैसा हो, तत्व हो, तो एक मोल जो होगा, एक मोल उसमें 6.023 गुणे 10 की पावर 23 क्या पाए जाएंगे, परमाणु पाए जाएंगे। कब, जब कण कैसा हो, तत्व के रूप में हो तब। अगर यही बात करें, यदि कण जो है वह कैसा हो, अणु या फिर यौगिक हो, अणु या यौगिक है, तो जो आपका एक मोल होता है वह होता है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। कब, जब आपका कण कैसा हो, यौगिक के रूप में हो। अगर यही बात करें, जो आपका कण होता है, यदि तीसरा, यदि कण जो है वह आयन है, क्या है, आयन है, तो जो आपका एक मोल मिलेगा वह होगा 6.023 इंटू 10⁻23 आयन। उसमें एक मोल में इतने क्या पाए जाएंगे, आयन पाए जाएंगे। कब, जब आपका जो कण है या जो पदार्थ है वह कैसा हो, आयन के रूप में हो। अगर यही बात करें, यदि कण किसके रूप में है, इलेक्ट्रॉन के रूप में है, तो एक मोल जो होगा वह 6.023 गुणे 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। किसके, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो ये हमारा था क्या, कण की प्रकृति। जो कण की प्रकृति होती है, जैसा कण मिलेगा बस वैसे ये जो मोल मिलेंगे, उसके एक मोल में जो संख्या मिलेंगे उसी से हम बोल देंगे। जैसे तत्व मिला तो परमाणु पाया जाएगा, अणु या यौगिक है तो अणु पाया जाएगा। अगर आयंस के रूप में है तो उसमें आयन पाए जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब चलिए अब सवाल लगाते हैं। पहला सवाल ये कहता है, बड़ा प्यारा सवाल है। पहला सवाल ये कहता है कि एसटीपी पर किसी पदार्थ के मोल में पाए जाते हैं। किसी पदार्थ के मोल में पाए जाते हैं। 4 ठो ऑप्शन दे रहे हैं, सभी को आंसर करना है। पहला है 6.023 गुणे 10 की पावर 23 क्या,
ये परमाणु पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि 6.023 गुणे 10⁻23 कण पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है इसमें कि 6.023 गुणे 10⁻23 क्या पाए जाते हैं, ये अणु पाए जाते हैं। और चौथा कह रहा है कि 6.023 गुणे 10⁻23 मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कह रहा है। तो कौन सा सही होगा? एसटीपी पर सवाल है। एसटीपी पर किसी पदार्थ के मोल में पाए जाते हैं, कितना कितना पाया जाता है? ये पाया जाता है इतने परमाणु या फिर इतने कण या फिर इतने, ये क्या है, अणु, इतने अणु पाए जाते हैं या फिर इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आंसर होगा इतने कण पाए जाते हैं, क्योंकि पदार्थ के बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि पदार्थ तत्व के रूप में है या फिर आयन के रूप में है या फिर इलेक्ट्रॉन के रूप में है या प्रोटॉन के रूप में है या किसके रूप में है। अगर केवल और केवल पदार्थ की बात कहें तो जो मोल होता है वह पदार्थ के कणों की इकाई होती है। ऑप्शन में क्या होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 कण। इतने क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे सवाल देते हैं और इसको हल करना है। सवाल को हल करने से पहले कुछ तत्व लिख रहे हैं और उनका परमाणु भार लिख रहे हैं, उसको याद करना होगा, क्योंकि बिना परमाणु भार के इसमें कोई सवाल नहीं होगा। अगर हम बात करें, कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिसको हम क्या करेंगे, याद करेंगे। देखिए, कोई भी तत्व होगा, मान लेते हैं कोई भी तत्व है यम, यहाँ पे जो लिखेंगे यहाँ पे मान लेते हैं x, यहाँ पे y लिखते हैं, या यूँ बोले यहाँ पे z, यहाँ पे a, यहाँ पे z, यहाँ पे a लिखते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं। तो जो यहाँ पे लिखा जाता है उसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। और जो यहाँ पे लिखा जाता है उसे हम कहते हैं परमाणु भार। क्या बोलते हैं? परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो देखिए, इधर जो लिखा जाएगा, क्या कोई तत्व है, इधर लिखा गया उसका परमाणु क्रमांक बताएगा, जो इधर लिखे हैं उसके द्रव्यमान को या फिर परमाणु भार को बताएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है, सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिनको क्या करना होगा, हमको याद करके रखना होगा। जैसे हाइड्रोजन हो गया 1H1, उसके बाद क्या है, हीलियम बहुत कम आता है, लिथियम हो गया, चलिए हीलियम 2 4। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, उसके परमाणु क्रमांक और भार को क्या लिख दिए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी भार पे, ये जो इसका परमाणु भार होता है उसका ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4 हो गया, लिथियम का 7, बोरान का 9 हो गया, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और फ्लोरीन का 19 और हीलियम का कितना होता है, नियान का कितना होता है 20। उसके बाद क्या है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। इसमें देखिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये इधर कार्बन बहुत मिलता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन नहीं मिलेगा, एल्युमिनियम आपको बहुत मिलेगा, सिलिकॉन कम मिलेगा, सल्फर मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, क्लोरीन बहुत मिलेगा, और इधर आपका पोटेशियम, कैल्शियम, ये दोनों बहुत मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्रोमीन हो सकता है कम मिले। उसके बाद क्या है, मैग्नीज है 55, क्रोमीन 52, आयरन 56, ये भी मिलता है, कोबाल्ट, और उसके बाद कापर भी आपको बहुत मिलेगा, जिंक है, और क्या है, ये ब्रोमीन है, और ये पैलेडियम है, और क्या है, चांदी बहुत मिलेगा। ये इधर टिन है आपका, आयोडीन बहुत मिलेगा, 53 आयोडीन 127 है, और ये क्या है, प्लेटिनम, पीटी का मिलेगा। औरम, सोना बहुत आपको मिलेगा। 80 पारा 200 याद कर लीजिए, 80 पारा 200, 80 पारा 200, 80 पारा 200, ये अभी याद हो गया। उसके बाद क्या है, लेड, ये आपको बहुत मिलेगा, बिस्मिथ कम मिलेगा, और इधर ये यूरेनियम और थोरियम, 92 यूरेनियम 232 और 90 यूरेनियम, 90 थोरियम 232 और 92 यूरेनियम 238, ये दोनों याद कर लीजिए। तो इधर ये आपका हाइड्रोजन बहुत मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, और सारे भी इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं लिखा गया है, लेकिन इतने से हो सकता है आपका काम चल जाए। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबको अच्छे से लिख लीजिए। जैसे भी पूछेगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कार्बन का, देखिए कार्बन का बहुत बार पूछता है 12, नाइट्रोजन का 14। तो इसको अब हम लिख लिए हैं। अब हम आगे समझते हैं सवाल के बारे में, मोल कैसे निकाला जाएगा। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना,
कल क्या हो किसने जाना। अगर हम एक ठो सवाल ले लें, सवाल है कुछ इस तरीके का, कह रहा कि 6 ग्राम 6 ग्राम कार्बन में क्या करिए, गणना कीजिए। 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या ज्ञात करिए। मोलों की संख्या नंबर 1। और क्या है, कह रहा है कि 98 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या ज्ञात करिए। मोलों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा में देखते हैं इधर, 28 ग्राम N2 में 28 ग्राम N2 में मोलों की संख्या ज्ञात करिए। मोलों की संख्या ज्ञात करिए। चौथा देखते हैं। चौथा सवाल है कि 11.2 लीटर CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात करिए। मोलों की संख्या ज्ञात करिए। एक और देख लेते हैं 5 नंबर, कह रहा है कि 30 ग्राम कार्बोनेट आयन है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आयन हो, कार्बोनेट आयन है, इसमें क्या करना है, इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए एक एक करके अब सवाल को लगाते हैं। 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी यार? जब किसी तत्व का क्या दिया हो, किसी तत्व या किसी पदार्थ का जब भार दिया गया हो, तो जो आपका मोल निकलता है यन, वह होता है दिया भार बटे मालिकुलर वेट। यहाँ पे अगर अणु है तो अणु भार रखेंगे, नहीं अणु है तो उसका परमाणु भार रखेंगे। मतलब तत्व है तो क्या रखेंगे, परमाणु भार रखेंगे। अगर इसको हम हल करें तो कितना आएगा, दिया भार 6, कार्बन का परमाणु भार बोले ना, कार्बन कितना होता है 12, 6 कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, यहाँ पे 12 रखेंगे, इसको काटेंगे तो 1/2 मोल आएगा, यानी आधा मोल। 6 ग्राम कार्बन में कितने मोल होते हैं, आधा मोल। 9.8 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या निकालिए। जब कोई पदार्थ दिया गया हो, पदार्थ की मात्रा दिया गया हो, तो जो मोल होता है W/M होता है दिया भार बटे अणु भार। यहाँ पे दिया भार कितना है यार, 9.8 बटे मालिकुलर वेट कितना है। अब मालिकुलर वेट निकालेंगे किसका, H2SO4 का। H2SO4 हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का आइटम कितना है, 2 गुणे हाइड्रोजन प्लस सल्फर का 1 यस प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु 4 है, गुणे कर देंगे 16 ऑक्सीजन से। अब सबका परमाणु भार रखेंगे, क्या रखेंगे, परमाणु भार। हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना 16। ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, ये हो जाएगा आपका ये 98, 98 कितना आया 98। क्या करें, इसको काटेंगे 0.1 मोल, यानी 9.8 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में मोलों की संख्या जो होगी कितना होगी, 0.1 मोल होगी। आगे कह रहा है यह 28 ग्राम N2 में, N2 क्या होता है यार, अच्छा N2 की मात्रा पहले से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यह गैस भी होता है, क्योंकि जो N2 नाइट्रोजन है वह गैस होता है। यहाँ पे गैस का आयतन न देके उसका क्या दिया है, भार दिया है, तो दिया भार बटे अणु भार। चलिए N बराबर क्या होता है, W/M। ये नाइट्रोजन जो होता है आणविक रूप में होती है, वैसे भी अणु दिख रहा है, तो ये यहाँ पे इसका अणु भार रखा जाएगा। क्या होगा, दिया भार 28 बटे अणु भार कितना हो गया यार, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का अणु भार होता है 14, एक नाइट्रोजन में 14 होते हैं, तो N2 है, यानी 2 परमाणु है, 2 × N, 2 × 14 बराबर कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे क्या कर देंगे 28 बराबर 1 मोल, यानी 28 ग्राम N2 गैस में जो मोलों की संख्या होगी कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। कह रहा है कि 11.2 लीटर CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात करिए। ये देखिए CO2 जो होता है आपका क्या होता है, गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और यहाँ पे उसका आयतन दे रखा है। और जब आयतन दिया हो, किसी गैस का आयतन दिया हो वो भी लीटर में, तो क्या होता है N बराबर दिया आयतन किसमें, लीटर में होना चाहिए, बटे अगर ये लीटर में है तो यहाँ पे 22 क्या करते हैं 4 करते हैं। इसको हल करेंगे क्या आएगा, दिया आयतन कितना है यार 11.2 है, 11.2 बटे 22.4, इसको काटेंगे ये आएगा 1/2 मोल, 1/2 मोल आएगा। अब आगे क्या है, कह रहा है कि 30 ग्राम कार्बोनेट आयन, अगर यहाँ पे आयन है तो आयन निकलेगा। चलिए कह रहा है कि कितने 30 ग्राम कार्बोनेट आयन में मोलों की संख्या कितनी होगी, कितने मोल होंगे, मोलो, ये मोल बस लिखो, मोलो क्या है, मोल अच्छा नहीं लग रहा है, मोल
मोल मोल 30 ग्राम कार्बोनेट आयन में कितने मोल होंगे यार? तो कार्बोनेट का देखिए, जो कार्बोनेट है यह आयन है। तो आयन जब होता है, जब किसी पदार्थ की मात्रा दिया हो या फिर किसी भी चीज का मात्रा दिया हो, तो n बराबर दिया भार W बटे मॉलिक्यूलर वेट। चूंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर जो है, ये जो अणु है कैसा है, आयन के रूप में है, तो हम कहेंगे यहाँ पे आयन का सूत्र भार रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? आयन का सूत्र भार। और आयन का जो सूत्र भार होता है, आयन का सूत्र भार जो होता है वह कैसे निकालते हैं यार? बस सिंपल सा है, कार्बन, एक कार्बन, ऑक्सीजन 3 ठो है, 3 गुणे ऑक्सीजन कर देंगे, 12 प्लस कर देंगे, 16 तिया 48, टोटल जोड़ देंगे, आ जाएगा 60। यहाँ पे है ये 30 ग्राम बटे 60 काटेंगे, आएगा 1/2 मोल। 1/2 मोल हो गया। ये था हमारा मोल निकालने का तरीका। इसमें अच्छा एक और सवाल ले लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर बता रहे हैं। एक सवाल की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये कहेगा, मान लेते हैं 18.069 H2O के अणुओं की क्या निकालना है? H2O के अणुओं की मोल निकालना है। कह रहा है कि 80.069 अणु है, H2O के अणु है, तो इसके कितना मोल होगा? तो जब आपका क्या दिया हो, परमाणु या फिर अणु संख्या दिया गया हो और मोल निकालने के लिए पूछे, तो मोल का सूत्र होता है N = N0 बटे Na, यानी N0 बटे Na। N0 क्या है यार? दिया गया परमाणु या फिर मोल की संख्या। कितना दिया गया है? 18.06269 गुणे 10 की पावर 23 बटे Na क्या होता है यार? एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणे 10 की पावर 23। इससे ये कट जाएगा। और अगर ये देखें तो ये 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 छक 18, इसको काटेंगे तो ये आएगा कितना? 3। यानी ये आपका मिल गया कितना? 3 मोल। इतने परमाणु में कितने मोल होते हैं? 3 मोल होते हैं। तो ये था हमारा क्या? मोल निकालने का तरीका। चलिए अब हम आगे समझते हैं। इसको अब हम मिटाते हैं। आइए अब देखते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो मोल दिया रहता है उसमें जो कण होते हैं उसका द्रव्यमान पूछ लेता है। मतलब कणों का द्रव्यमान ग्राम में अगर ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? इससे पहले एक बात आपको हम बताए हैं क्या, कि अगर कोई पदार्थ है और उसका क्या दिया गया है, उसका भार दिया गया है, तो जो मोल निकाला जाता है वह बराबर होता है किसके? दिया भार बटे अणुभार के, यानी मॉलिक्यूलर वेट के। या हम ये कह सकते हैं, अगर कणों की संख्या दे रखा है जहाँ पे N0 दिया रहता है, तो जो हम मोल निकालते हैं N, वह बराबर होता है किसके? N बराबर N0 बटे Na। एक बात आपको पता होनी चाहिए क्या, कि अगर 7 बराबर हम 2 धन 5 लिख सकते हैं और समीकरण 1 मान लें, और अगर हम 7 को 4 धन 3 लिख सकते हैं, समीकरण 2 मान सकते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। इधर देख पा रहे हैं कि 7 और इधर 7, इधर किस टर्म में दिया है वो नहीं पता, लेकिन अगर एक साइड कोई बराबर दिख रही है तो दूसरा साइड हम बराबर कर सकते हैं। बोल सकते हैं 5 धन 2 बराबर 4 धन 3, यानी 5 कितना है, सॉरी 2 + 5 और ये 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 इधर भी हो जाएगा, 7 इधर भी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसको देखें, ये कब का मोल है? जब पदार्थ की मात्रा दिया हो, ग्राम में मात्रा दिया हो, पदार्थ की मात्रा दिया हो तब का है। और ये कब का है? जब अणु या फिर परमाणु संख्या दिया हो, अणु या फिर परमाणु संख्या दिया है तब का है। तो दोनों साइड, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इधर का देखिए मोल है, बाकी ये इसका सूत्र अलग है, इसका सूत्र अलग है, लेकिन ये दोनों मोल को ही बता रहे हैं।
हम कह सकते हैं क्या कि फ्रॉम समीकरण 1 एंड 2, मतलब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, व समीकरण 2 से क्या कर सकते हैं यार, समीकरण 2 से अगर ये साइड बराबर है तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, लिख सकते हैं W बटा M बराबर N0 बटे Na। हमें निकालना क्या है कि कणों का द्रव्यमान यानी ग्राम में ज्ञात करना है, हमें W का मान ज्ञात करना है। किसका? W का कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, W को यहीं पे रखें, बराबर हो जाएगा N0 बटे Na गुणे हो जाएगा M। यही है आपका फार्मूला। अगर इसको हम हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पदार्थ का द्रव्यमान बराबर होगा किसके? परमाणुओं की संख्या या फिर अणुओं की संख्या। ये है पदार्थ का द्रव्यमान हो गया, परमाणुओं की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या गुणे यम। यम क्या बताता है यार? मॉलिक्यूलर वेट, या ये है अणुभार या फिर परमाणु भार, जो जैसा होगा तत्व होगा या फिर यौगिक होगा वैसा यूज करेंगे। Na क्या है यार? ये द्रव्यमान संख्या है। अगर Na की बात करें तो 6.023 गुणे 10 की पावर 23। ये क्या है? ये कण की संख्या है, कण की संख्या। अब कण कैसा है? हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो सकता है आपका अणु हो सकता है आपका यौगिक हो। आइए सवाल देखते हैं, इस पे एक सवाल लगाते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। सवाल में कह रहा है कि निम्न के द्रव्यमान की गणना कीजिए। कह रहा है कि जो कार्बन है, कार्बन के 6 परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन के 4 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? नंबर 1। दूसरा नंबर कह रहा है कि H2O के 10 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? H2O के 10 अणुओं का द्रव्यमान। और आगे देखते हैं, इसके बाद है कार्बोनेट के 15 आयनों का द्रव्यमान। किसका? कार्बोनेट के 15 आयनों का द्रव्यमान। और अगला सवाल है H2SO4 के 2 अणुओं में, इसको बाद में समझेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं 3 सवाल को। कह रहा है कार्बन के 4 परमाणुओं का द्रव्यमान। नंबर 1 सवाल में क्या क्या दिया है? कार्बन कह रहा है तो कार्बन का जो परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। 4 परमाणु दिया है, यानी N0 का मान दिया है कितना? 4। Na का मान पता होना चाहिए सबको, N0 का मान सबको पता होना चाहिए, और इसका मान होता है 6.023 गुणे 10 की पावर 23। पूछा क्या है? हमसे पूछा W है, हो गया। ये 12 क्या है यार? बोले थे अगर अणु है तो मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, और अगर तत्व है तो उसका परमाणु भार ही क्या करेंगे? रख देंगे। अब यहाँ से अगर इसको हल करें तो क्या होगा? W बराबर हो जाएगा N0 बटे Na इंटू मॉलिक्यूलर वेट। और इसको अगर हल करें तो क्या होगा? और हल करें तो ये हो जाएगा W बराबर, यहाँ पे है 4 बटे 6.023 गुणे 10 की पावर 23 गुणे 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 बटे 6.023 गुणे, इसको ऊपर ले जा रहे हैं 10 टू पावर 23 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा आंसर। बाकी इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, कितना आएगा? इसका मान लगभग आएगा कितना? 7.96 इंटू, इसका मान आएगा हल करने पर 7.96 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम। यानी कार्बन के 4 परमाणु में अगर कार्बन का 4 परमाणु ले लें और उसका जो द्रव्यमान होगा कितना होगा? 7.96 गुणे 10 के घाते -23 यहाँ पे रहेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -23 क्या पाए जाएंगे? इतने उसके द्रव्यमान पाए जाएंगे। अगर हम अगला सवाल देखें, H2O में 10 अणुओं के, अगला सवाल क्या है? H2O के 10 अणुओं का द्रव्यमान। H2O के 10 अणुओं का द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए जो H2O है यह आपका क्या है? यौगिक है, तो इसका हमें क्या निकालना होगा? अणुभार निकालना होगा। तो इसे हम कह सकते हैं क्या? 2H + O।
टोटल करेंगे 2 16 18 18 निकलेगा इसका अणुभार 18 ग्राम। ये है अणुभार निकाले हैं। उसके बाद क्या दिया है इसमें, जो इसके अणुओं की संख्या है यानी Na का मान दिया है। Na का मान है आपका 10 और सॉरी N0 का मान है 10। Na का मान तो याद करना ही पड़ेगा, हर कोई इसको याद कर ले। और W का मान पूछा है, ये है आपका मालिकुलर वेट, यौगिक है तो इसका मालिकुलर वेट निकला है 18। W बराबर क्या हो जाएगा यार, N0 बटे Na, गुणे कर देंगे क्या M, यहाँ पे M हो जाएगा। और इसको अगर हल करना चाहें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10 ये यहाँ पे 3 रहेगा 10 टू पावर 23 इंटू M का मान कितना है 18, इसको ऊपर ले जाएं 18, ये 18 बटा 6.023 गुणे इसको ऊपर ले जा रहे हैं 10 पे घाते -23 और 10 यहाँ पे है, इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10 पे घाते -22। यही है आपका आंसर किसका, W का मान। ये रहा W, यानी 10 अणुओं H2O के 10 अणुओं का द्रव्यमान जो होगा कितना आएगा, इतना आएगा। अगर इसको हल करना चाहें, अगर इसको पूरा हल करेंगे तो ये आएगा 2.98 गुणे 10 की पावर -22 ग्राम, इतना इसका मान आएगा किसका, अणु, हाँ H2O के 10 अणुओं का द्रव्यमान। अब है कार्बोनेट आयन के 15 आयनों का द्रव्यमान देखते हैं। आगे है कार्बोनेट आयन के 15 आयनों का द्रव्यमान कितना होगा। तो जो कार्बोनेट आयन है यह आपका कैसा है, एक आयनिक यौगिक है, तो इसका क्या आएगा, आयन का सूत्रभार आएगा। यानी अगर इसके हम यम की बात करें तो कार्बन का यम कितना होगा C+3 × O। अगर इसको हम क्या करें, ऐड करें तो ये हो जाएगा 12 + 48, जोड़ेंगे क्या है, कितना आएगा 16 आएगा। आयन की बात कर रहा है यानी N0 का मान दे रखा है। कण आपको बोले थे आयन, परमाणु, अणु कुछ भी हो सकता है। N0 का मान दिया है 15, पूछ किसका रहा है, ये W पूछ रहा है। और Na का मान सभी को पता होना चाहिए। W बराबर कैसे निकालेंगे यार, ये 15 बटे क्या करेंगे 6.023 गुणे 10 की घात 23 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। इसको और हल करिए, इसको अगर हल करेंगे तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, 900 हो जाएगा, बटे करेंगे 6.023 गुणे इसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा गुणे 10 की पावर -30, इतना ग्राम होगा। ये W का मान आया है। इसको और अगर हल करना चाहें तो ये आएगा 1.49, लगभग 1.49 गुणे 10 की पावर -23 ग्राम। माइक किधर गया, माइक देख पा रहे हैं आप लोग, जुगाड़ से सब काम हो रहा है। ईयरफोन का माइक है भाई, कौन खरीदे, महंगा संगा। आगे क्या है, अच्छा अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं, उसको समझिए। चलिए अगला बड़ा बेहतरीन सवाल लिए हैं। कह रहा है कि H2SO4 के 2 अणुओं में ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो H2SO4 है, एक अणु में H2SO4 के एक अणु में O2 मतलब ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, ऑक्सीजन O का परमाणु कितना है 4 है। अब सही है, देख रहे हैं H2SO4 है, इसमें ऑक्सीजन कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। अगर यही हम H2SO4 का 2 अणु ले लें, कितना 2 अणु ले लें, तो उसमें ऑक्सीजन परमाणु कितना मिलेगा 2 × 4 यानी 8 परमाणु मिलेंगे। ये जो 8 है यही आपका क्या बताता है, Na बताता है, यानी कितना, सॉरी N0 बताता है 8। अब हमें निकालना क्या है, द्रव्यमान। W का मान पूछ रहा है, Na का मान सबको याद होना चाहिए। मालिकुलर वेट ले लें, अगर ऑक्सीजन का O2 ऑक्सीजन का मालिकुलर वेट निकालें, अणुभार निकालें, तो ये होगा 2 × 16 दूना 32। कितना होगा 32, ना ऑक्सीजन का कितना होता है यार 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। केवल ऑक्सीजन कहा है, ना कि ऑक्सीजन परमाणु कहा है, ना कि वो ऑक्सीजन गैस वाली बात बोला है।
तो ऑक्सीजन परमाणु यानी ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है 16। वैसे भी बोले थे जब अगर परमाणु की बात करेगा तो वहाँ पे हम उसका परमाणु भार रखेंगे, बाकी अगर यौगिक अणु है तो वहाँ पे अणु भार रखा जाता है। यम बराबर कितना होगा 16। सूत्र क्या कहता है डब्लू बराबर n0/Na इंटू कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट या फिर परमाणु भार। फिर से बोल रहे हैं यम का मतलब केवल मॉलिक्यूलर वेट से नहीं है, यम का मतलब उसके परमाणु भार, अगर तत्व है तो उसके परमाणु भार से भी है। ये होगा 8/6.023 गुणे 10 की पावर 23 गुणे कर देंगे यम का मान 16। यहाँ से करेंगे 8 गुणे 16 6.02। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इतने को ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 10 की पावर -23। इसका गुणा देके भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 21.25 गुणे 10 की पावर -23। सार्थक अंक में बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2.125 गुणे 10⁻22 ग्राम। ये रहा आपका आंसर। यानी ऑक्सीजन परमाणु के H2SO4 के 2 अणु में ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान मिलेगा कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। तो ये था हमारा क्या, द्रव्यमान ज्ञात करना। अब आगे हम समझते हैं मोल का सारांश। एक्चुअल में पूरा मोल को अगर हम खत्म करना चाहें तो एक लाइन में क्या कर सकते हैं इसको देखिए। अगर हम ये कहें कि कैल्शियम कार्बोनेट का हमें 1 मोल चाहिए, तो बताओ कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी। यानी ये कह रहा है क्या कि अगर हमें 1 मोल चाहिए, n का मान 1 मोल चाहिए, तो हमें कितनी मात्रा चाहिए, इसकी कितनी मात्रा लें, W का मान कितना लें जो 1 मोल हो जाए। आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो परमाणु भार m होता है वह होता है कितना 100। 1 मोल के लिए अगर n बराबर W/m रखें, n का मान 1 मोल चाहिए तो W का मात्रा कितना लें, m का मान कितना है 100 ग्राम। W बराबर हो जाएगा 100 ग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पदार्थ आप ले रहे हैं, कोई भी यौगिक ले रहे हैं, कोई भी या फिर तत्व ले रहे हैं, अगर उसका 1 मोल चाहिए तो उसके अणुभार या फिर उसके परमाणु भार के बराबर उसकी मात्रा लेनी पड़ेगी। हम ये कह सकते हैं जो आपका 1 मोल है, ये तो सबको पता है कि 6.023 गुणे 10 के पावर 23 कण होते हैं, और यही 1 मोल जो है वही 1 मोल बता रहा है कि उसकी ग्राम में परमाणु भार होना चाहिए। ग्राम में मात्रा, परमाणु भार बोल दें, परमाणु या फिर अणु भार किसमें, ग्राम में होना चाहिए। और क्या होता है, अगर कोई गैसीय तत्व है, इतना तो समझ में आ गया, अगर कोई गैसीय तत्व है या फिर कोई गैसीय यौगिक है, हमें उसका 1 मोल चाहिए। मान लेते हैं CO2 का हमें क्या चाहिए, 1 मोल चाहिए, तो इसका कितना आयतन चाहिए होगा 1 मोल के लिए। देखिए जो अगर कोई गैस है तो उसके लिए क्या करते हैं, दिया आयतन बटे 22.4 से भाग देते हैं, कितना इसका आयतन चाहिए ताकि यह 1 मोल हो जाए। n बराबर 1 मोल हो जाए, कितना आयतन चाहिए भी हमको निकालना है लीटर में, बटे कर देते हैं 22.4, इसका गुणा करेंगे यहाँ पे 22.4 बराबर भी किसमें, लीटर में। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई गैसीय यौगिक ले रहे हैं या फिर कोई गैसीय तत्व है या फिर कोई गैसीय अणु है, उसका 1 मोल ज्ञात करना है तो हमें उसकी मात्रा कितना लेना होगा, 22.4 लीटर लेंगे। अगर हम 22.4 लीटर उसकी आयतन ले लेते हैं तो उसमें कहेंगे वह 1 मोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही बराबर होना चाहिए किसके, इसको मिटा के लिख सकते हैं, परमाणु या फिर अणु भार ग्राम में होना चाहिए, यही बराबर होना चाहिए 22.4 लीटर के। ये रहा आपका पूरा मोल सारांश, इसे कहते हैं मोल सारांश। अब देखिए इससे सवाल कितना गजब लगेगा, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट से इससे सवाल लगेगा कि ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे आप।
कह रहा है कि एक मोल जो होता है वह कितने के बराबर होता है, जो यौगिक या जो पदार्थ लेंगे उसके अणुभार या फिर परमाणु भार के क्या होगा, बराबर होगा। एक मोल में कितने कण पाए जाएंगे, इतने कण पाए जाएंगे। कण क्या है, हो सकता है तत्व हो तो परमाणु, अणु है तो अणु, यौगिक है तो अणु, आयन है तो आयन, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन। कहेगा एक मोल कितने के बराबर होता है, अगर कोई गैस है तो एक मोल जो होता है वह 22.4, उसी गैस का 22.4 लीटर आयतन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मोल हो जाएगा। चलिए अब इस पर हम सवाल लगाते हैं। कह रहा है कि 22.6 लीटर में, एक सवाल बताते हैं बाकी सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर है कि 56 ही है, सवाल नंबर 1 है 5.6 लीटर CO2 में गणना कीजिए। गणना कीजिए, क्या क्या गणना करना है। नंबर 1 मोलों की संख्या, मोल की संख्या कितनी होगी। नंबर 2 गणना करना है अणुओं की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, अणुओं की संख्या निकालना है। नंबर 3 कह रहा है ग्राम में भार निकालना है, ग्राम में भार निकालना है। चलिए देखते हैं भैया कैसे होगा, आइए। अब यहाँ पे हम ये कहेंगे जो हमारा CO2 है, यह क्या है, यह एक यौगिक है। क्या है, यौगिक है, और इस साथ ही साथ यह एक गैस है। क्या है, गैस है। तो कोई भी गैस होगा, किसी भी गैस का जो होता है आयतन 22.4 लीटर, कितना, 22.4 लीटर हो जाने पर कितना मोल होता है, 1 मोल होता है। कहेंगे CO2 का यानी CO2 का 22.4 लीटर आयतन पर प्राप्त मोल कितना होगा यार, 1 मोल। पूछा कितने का है, 5.6 लीटर का। अरे 22.4 लीटर पे 1 मोल होता है तो 5.6 लीटर पे कितना मोल होगा, नहीं ज्ञात कर लेंगे। 5.6 लीटर पे मोल कितना होगा यार, 5.6 लीटर पर प्राप्त CO2 का मोल कितना होगा, 1 बटा ये हो जाएगा 22.4 गुणे 5.6, काटे पीटेंगे कितना आएगा यार, काटो पीटो जल्दी से, कितना आएगा, इसका आएगा 1/4 मोल। कितना, 1/4 मोल। अब आगे सवाल क्या है, 1 मिनट। आगे क्या है यार देखिए, अब आगे हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो मोल मिल गया, दूसरी बात क्या है यहाँ पे, लीटर है। हम चाहे तो लीटर से इसका क्या निकाल सकते हैं, अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं, और चाहे तो इसके मोलवई से क्या कर सकते हैं, अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, कहेंगे 1 मोल CO2 में अणु की संख्या कितनी होगी। 1 मोल CO2 में अणुओं की संख्या जो होगी कितनी होगी, 6.023 गुणे 10 की पावर 23 अणु होंगे, बिल्कुल होंगे। कितना मोल है, 1 देखिए 5.6 लीटर में कितना मोल मिला, इतना मोल। 1 मोल में होता कितना है, इतना, तो 1/4 मोल में कितना होगा यार, 1/4 मोल में 1/4 मोल CO2 में अणु की संख्या बराबर कितना होगा, 6.023 गुणे 10 की पावर 23/4। बाकी आप लोग हल करिए, इतना क्या होगा, अणु पाया जाएगा। अब आगे क्या पूछा है, ग्राम में भार कितना होगा। अब चाहे तो हम इससे कर लें, चाहे तो इससे कर लें, और चाहे तो इससे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम मोल वाले को लेकर हल करते हैं। कहते हैं कि जब CO2 का 1 मोल होता है तो उसके परमाणु भार या फिर उसी यौगिक का, तत्व का जो भी है, उसके अणु का अणु भार के बराबर क्या होता है, अणु भार के बराबर 1 मोल होता है। हम कहेंगे CO2 1 मोल CO2 से प्राप्त भार कितना हो गया यार, CO2 का अणु भार, बात खत्म। CO2 का अणु भार निकालेंगे, आएगा 44 ग्राम। हल कर सकते हैं, कितना आएगा, 44 ग्राम। यानी 1 मोल CO2 से 44 ग्राम क्या मिल रहा है,
1 मोल CO2 में 44 ग्राम CO2 का भार मिल रहा है। कितना मोल है? 1/4 मोल निकला है। 1/4 मोल में कितना होगा यार? 1/4 मोल CO2 से प्राप्त भार कितना होगा? 44। यहाँ पे भार प्राप्त भार बराबर 44/4 काटेंगे कितना आएगा? 11 ग्राम। हो गया। 1 मोल में इतना लीटर या फिर इतने लीटर में इतना मोल, तो 5.6 लीटर में इतना मोल। उसके बाद क्या पूछा है? अणुओं की संख्या। 1 मोल में इतना कण, तो 1/4 मोल में कितना, या और कर सकते हैं क्या कि 22.4 लीटर में। सवाल हल करने का एक और तरीका था, यहाँ पे हम मोल ना लेके सीधा यही लेते हैं, बोलते हैं 22.4 लीटर आयतन से 22.4 लीटर CO2 के आयतन से प्राप्त क्या? कण। प्राप्त अणुओं की संख्या। अणु बराबर कितना हो गया यार? 6.023 गुणे 10⁻23। कोई बात नहीं। पूछा कितने का है? 5.6 लीटर पे। अगर यहाँ पे लीटर वाला लेके कर रहे हैं तो यहाँ पे लीटर वाले से करेंगे। अब ये नहीं यहाँ पे लीटर लेके तुलना कर दिया और बदवा में हम मोल रख दें, सब गड़बड़ा जाएगा। 5.6 लीटर CO2 से प्राप्त कितना होगा यार? 6.02 3 गुणे 10⁻23 और गुणे कर देंगे। ये 5.6 से पूछा है और ये बटवा में आ जाएगा कितना? 22.4। और ये चीज़ वही है एक बार जो यहाँ पे हल कर चुके हैं। ये हल करिए ना, तो 1/4 आया, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे मोलवई रख देते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, सवाल अच्छा था। गर्मी बहुत है। और सवाल क्या है यार? बस करिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।